नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आज आपके बीच फिर से हाजिर हूँ एक राजस्थान का नया टॉपिक लेकर। चौहान राजवंश। राजस्थान का चौहान राजवंश, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं और बने हैं आज तक हिस्ट्री में। मैं एक क्लास में कंप्लीट चौहान राजवंश के जितने क्वेश्चन आज तक आए हैं प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम्स में, वो सभी लेके आया हूँ। तो आपके लिए क्लास वन क्लास और कंप्लीट चौहान राजवंश बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना गया है? सूर्यवंशी नहीं माना गया है तो उसका ऑप्शन है आपके सामने हमीर रासो, उसके बाद में गोत्रोचार, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय। आंसर दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा गत्रोचार। पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या है। देखो, सूर्यवंशी कहने वाले एक पृथ्वीराज विजय थे। पृथ्वीराज विजय सूर्यवंशी बताया। हमीर महाकाव्य ने सूर्यवंशी बताया। इसके अलावा हमीर रासो ने चौहानों की उत्पत्ति सूर्यवंशी बताया गया है। ठीक है। एक बेदला शिलालेख है, बेदला शिलालेख। इस शिलालेख में भी चौहानों को सूर्यवंशी बताया है। इसके अलावा इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिसके अनुसार GH ओझा, आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो GH ओझा ने भी चौहानों को कैसा बताया है? सूर्यवंशी बताया है। एक इसके साथ में सुरजन चरित्र, इस सुरजन चरित्र में भी चौहानों को क्या बताया है? सूर्यवंशी बताया गया है। क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है। तो ये क्वेश्चन सारे याद रखना आप। सूर्यवंशी किस किसने बताया है? एक अमीर रासो, एक अमीर महाकाव्य, एक पृथ्वीराज विजय, एक सुरजन चरित्र, एक GH ओझा साहब और एक बेदला शिलालेख में चौहानों को सूर्यवंशी बताया है। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना है। अचलेश्वर महादेव मंदिर के शिलालेख में चौहानों को चंद्रवर्षी बताया है, ये भी याद रखना। ठीक है, साथ साथ में। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, निम्न में से किस ग्रंथ में चौहान को सूर्यवंशी नहीं बताया गया है? अगला क्वेश्चन, चौहान राजवंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? चौहान राजवंश के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो चौहान राजवंश का संस्थापक पृथ्वीराज विजय, सोमेश्वर, अर्णोराज या वासुदेव। तो याद रखना ये है वासुदेव। शाकंभरी सांबर में चौहानों की राजधानी तथा इस वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने की थी, ये याद रखना। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण भी किसने करवाया था? सांबर झील का निर्माण भी वासुदेव ने ही करवाया था। सांबर झील का निर्माण भी वासुदेव के द्वारा ही करवाया गया। और शिलालेख पूछे तो याद रखना बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख। याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना आपको। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर को चौहानों की राजधानी कौन सी थी? अजमेर से पहले चौहानों की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। सांबर, नाडोल, जालोर या रणथंभौर। तो सबसे पहले राजधानी हुआ करती थी इनकी सांबर। कौन सी थी? सांबर हुआ करती थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी अब वर्तमान में जैसे सांबर के नाम से जाना जाता है, 7वीं शताब्दी में किस चौहान राजा ने बसाया था? ये क्वेश्चन बनता है। वासुदेव, सामंतदेव, सोमेश्वर या विग्रहराज। तो इसका सही आंसर है हमारा वासुदेव। कौन सा सही है? वासुदेव सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी हुआ करती थी? अजमेर, रणथंभौर, आई छतरपुर या दिल्ली। तो याद रखना सबसे पहले आई छतरपुर, जिसे वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना ये मतलब आई छतरपुर का प्राचीन नाम, नागौर का प्राचीन नाम आई छतरपुर था। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, किसको चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? चौहानों का मूल स्थान कौन सा था? तो चौहान सपाल दक्ष में थे। सपील दक्ष नहीं, सपाल दक्ष है। सपाल दक्ष का मीन होता है 1.25 लाख गाँवों का समूह। 1.25 लाख गाँवों का समूह क्या कहलाता है? सपाल दक्ष कहलाता है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजमेर के चौहानों को डैश के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है? तो इन्हें सपाल दक्ष के चौहान भी कहा जाता है। किस के चौहान कहा जाता है? सपाल दक्ष के चौहान भी कहा जाता है।
अगला देखिए, चंदनराज की पत्नी रुद्राणी ने प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी। इस वंश से संबंधित थी। किस वंश से संबंधित थी, मतलब इनका कौन सा वंश हुआ करता था? तो वो थे शाकंभरी के चौहान। कौन से थे? शाकंभरी के चौहान। शाकंभरी के चौहान शासक चंद्रराज की पत्नी रुद्राणी, जिन्हें आत्मप्रभा या योगिनी के नाम से भी जाना जाता है, योगिक क्रिया में निपुण थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने पुष्कर झील में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव की उपासना किया करती। और पुष्कर झील में दीपक दान की प्रथा रुद्राणी के द्वारा ही शुरू की गई थी, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? गुवक किस वंश का शासक था? गुवक किस वंश का शासक था? चैमान या चौहान, कछावा, प्रतिहार या हाड़ा? तो याद रखना, चैमान या चौहान एक ही बात है। वासुदेव चौहान को आदि पुरुष कहा जाता है। वासुदेव चौहान को चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है, ठीक है। और ये चौहान से गुर्जर प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। परंतु गुवक प्रथम शासक बना था, जो क्या है, इस सामंती व्यवस्था से अलग हो गया था। सामंती व्यवस्था से अलग हुआ था। ये कौन था? गुवक था। गुवक पहला शासक था। इसके बाद में वासुदेव के वंशज चौहान शासक के सामंत दुर्लभराज के पुत्र गुवक प्रथम ने चौहानों के आराध्य देव हर्षनाथ मंदिर, मतलब आपने देखा होगा जीर्ण माता का नाम सुना होगा, जीर्ण माता, जीर्ण माता, इन्हीं जीर्ण माता के भाई हुआ करते थे। जीर्ण माता के भाई हुआ करते थे हर्ष। क्या नाम था? हर्ष। हर्ष। इन हर्ष का मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? गुवक ने करवाया था। गुवक ने करवाया था, ये याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित चौहान शासकों में हर्षनाथ के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गुवक प्रथम ने करवाया। गुवक प्रथम ने करवाया। जयानक रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्य मार गिराए। निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या है? उस शासक का नाम क्या है? तो उस शासक का नाम है पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम, याद रखना, पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज विजय के 5वें खंड में लिखा है कि पृथ्वीराज प्रथम 1005 ईस्वी में लगभग 700 चालुक्यों को मार डाला था, जो पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे, ठीक है। 1105 ईस्वी में। आगे चलिए, अजमेर के संस्थापक किसे कहा जाता है? अजमेर के संस्थापक कहा जाता है आपके अजय राज को। किसको कहा जाता है? अजय राज को कहा जाता है। याद रखना, अजय राज का कार्यकाल पूछा जाता है। अजय राज पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र हुआ करते थे। 1105 से लेकर 1133 तक इनका शासन था। और 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की थी। अजमेर नगर की स्थापना की थी, ये जरूर याद रखना। और अपनी राजधानी बनाया था। चले आगे, ठीक है। अजय राज की एक पत्नी हुआ करती थी सोमलवती। उनके नाम पर इन्होंने मुद्राएं भी चलाई थी, ठीक है। ये भी याद रखना, सोमलवती मुद्राएं भी चलाई थी। प्रेम मुद्राएं, अजय राज मुद्राएं, ऐसी मुद्राएं चलाई थी। करेंसी। श्री अजयपाल चौहान संस्थापक थे। तो अजमेर, अजयपाल या अजय राज एक ही बात है। अजमेर के, कहाँ के थे? अजमेर के। अजमेर में अजय राज चौहान के पिता कौन थे? अजमेर के अजय राज चौहान के पिता कौन थे? पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम इनके पिता थे। अभी हमने बात भी की थी। अजमेर का पहला चौहान जिसने अपने नाम के सिक्के चलाए, तो वो थे अजय राज। कौन थे? अजय राज। मैंने पहले भी बोल दिया, अजय राज, सोमलवती और प्रेम नाम से सिक्के चलाए थे इन्होंने। सोमलवती इनकी पत्नी हुआ करती थी। निम्नलिखित में से कौन से काल खंड में अजय राज से संबंधित है? तो अजय राज का संबंध 1105 से लेकर 1133 तक का है। 1105 से 1133 और 1113 में अजमेर शहर की स्थापना की थी। अजमेर नगर की स्थापना की या शहर की स्थापना की? शहर की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है? अजय राज का जाता है। अगला देखिए, किस चौहान शासक ने अजमेर में सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई? चौहान शासक ने अजमेर को अपनी पहली राजधानी बनाया, तो वो थे अजय राज। कौन थे? अजय राज। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अजमेर के चौहान राजा अजय राज या अजय देव या अजयपाल के विषय में सही नहीं है? इनमें से सही नहीं है, ढूंढना है। अजय राज ने अजमेर नगर या अजय मेरू का नवीन नगर की स्थापना की, एकदम सही है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजय राज को गर्जन, मतंगा और गजनी के मुस्लिमों आक्रांतों को पराजित किया, एकदम सही लग रहा है, बिल्कुल सही है। दिल्ली को अपने अधिकार में लेने वाला पहला चौहान शासक था, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, चलो कोई बात नहीं, अगला पार्ट।
कुछ सिक्कों पर उनकी रानी सोमलवती का नाम अंकित है, ये भी सही है। मतलब हमारा आंसर कौन सा सही है? हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए अगला बात करते हैं। राजस्थान में किस चौहान शासक ने जयनक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया? तो उसका सही आंसर है अजयराज द्वितीय। पृथ्वीराज विजय के 5वें खंड में बताया गया है कि अजयराज द्वितीय उर्फ सैलना ने मालवा के राजा सुहलना के साथ साथ मुसलमानों को हराया। उसने दुनिया यानी पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से भर दिया था, कहा ऐसा जाता है। बाकी कितनी सच्चाई है वो बात की बात, आपसे क्वेश्चन पर ध्यान रखें। अरुणराज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपका इसका चयन करना है। पहला, अपने राजकाल में प्रारंभ में उन्होंने गजनवी के आक्रमण को खदेड़ा था, बिल्कुल सही है। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में सफल रहा था, नहीं, ये थोड़ा सा असंगत लग रहा है। आप आगे देखते हैं। उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, ये भी सही लग रहा है। वह अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था, ये भी सही लग रहा है। मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट 1 3। तो याद रखना, इनको इन्हीं के पुत्र अरुणराज के पुत्र जगदेव ने मार दिया था, ये याद रखना। इसीलिए चौहानों का प्रथम पितरंता भी कहा जाता है। कब मारा था? 1155 ईस्वी में हत्या कर दी थी। इनके 2 दरबारी विद्वान हुआ करते थे, एक का नाम था देवबोध और एक का नाम था धर्मघोष। क्या नाम था? धर्मघोष, ये याद रखना, धर्मघोष। इन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, अरुणराज ने, जरूर याद रखना। और अरुणराज की पत्नी का नाम था कांचन देवी। क्या था? कांचन देवी, याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना आपको। चलिए आगे बात करते हैं। अजमेर के किस चौहान ने शासक बनने से पहले अपने पिता की हत्या की थी? तो उसका नाम है जगदेव। क्या नाम है? जगदेव थे। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजमेर के पास स्थित पुष्कर का वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो थे अरुणराज। कौन थे? अरुणराज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कटिबंधु या कवि बांधव के नाम से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? कटिबंधु या कवि बांधव के नाम से धारावर्ष, विग्रहराज चतुर्थ, कुंभा या सांगा। तो इसका सही आंसर है विग्रहराज चतुर्थ। कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ। इन्हीं विग्रहराज का अन्य नाम आता है बिसलदेव। और इन्हीं के लिए एक किताब लिखी गई बिसलदेव रासो, और लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? ललित बिसलदेव रासो नरपति नाले के द्वारा लिखा गया था। 1158 में ये क्या बने थे? अजमेर के शासक बने थे। और इन्होंने दिल्ली के तोमरों और दिल्ली के मुसलमानों को पराजित किया था। इन्हें कवि बांधव या कटि बंधु के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही हरिकेली नाटक की रचना करवाई, ठीक है, हरिकेली नाटक की रचना करवाई, जिसके लेखक कौन हुआ करते थे? ललित विग्रहराज। ठीक है। साथ ही इस हरिकेली नाटक को, ये हरिकेली है, ठीक है, हरिकेली नाटक को एक संस्कृत पाठशाला में लिखवाया था इन्होंने, जिसे वर्तमान में अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। बस ये चीज़ें याद रखो इनके बारे में। अगला देखिए, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबारी विद्वान थे? तो बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ के थे। चौहान शासकों में से किस शासक को बिसलदेव के नाम से भी जाना जाता है? तो विग्रहराज चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 26। नाटक हरिकेली नाटक ललित विग्रहराज की रचना की गई। ललित विग्रहराज ने किस नाटक की रचना की गई? अच्छा, ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसके द्वारा की गई? तो वो थे सोमेंद्र द्वारा। कौन थे? सोमेंद्र द्वारा। अगला सुनिए, विग्रहराज चतुर्थ का साहित्यिक रचना हरिकेली है। हरिकेली क्या है? हरिकेली एक नाटक है। क्या है? हरिकेली एक नाटक है, जिसमें किसका जिक्र मिलता है? शिव और अर्जुन के युद्ध का जिक्र मिलता है। हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना किसके द्वारा की गई?
हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना किसके द्वारा करवाई गई थी, ये याद रखना। तो ये थे विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव रासो, बिसलदेव। अजय राज के वंशज विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक का नाम हरिकेली। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आए हुए आज तक पेपर में। अजमेर के पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल किया था, वह था। तो इसका सही आंसर होगा आपका विग्रहराज चतुर्थ। कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। किस चौहान शासक, चैमान या चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी? तो बिसलदेव। विग्रहराज का ही अन्य नाम है बिसलदेव, याद रखना। बिसलपुर सागर का निर्माण कराया, बिसलपुर कस्बा बनाया, आज वर्तमान में बिसलपुर कस्बा टोंक में है, ये जरूर याद रखना। एक चौहानों का स्वर्ण युग है, चौहानों का स्वर्ण युग है बिसलदेव रासो का काल, बिसलदेव का काल चौहानों का स्वर्ण युग कहलाया। ठीक है, जरूर याद रखना इन्होंने। आगे चलें। किस शासक के राज्यकाल में दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था? तो इसका सही आंसर है बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ। किस चौहान शासक द्वारा जबालीपुर या ज्वालापुर परिवर्तित किया गया? जबालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया। तो ये आंसर थे, इसका आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था? तो इसका भी सही आंसर है विग्रहराज चतुर्थ, याद रखना ये चीज़। चलिए अगला क्वेश्चन। विख्यात स्मारक ढाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही आंसर भी है पहला, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ। बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला, संस्कृत कंठाभरणी, सरस्वती कंठाभरणी या संस्कृत कंठाभरणी एक ही बात है, सरस्वती कंठाभरणी, कंठाभरणी या भरण, कंठाभरण भरणी का निर्माण कराया। बाद में जब कुतुबुद्दीन ऐबक का आक्रमण हुआ, इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तुड़वाकर, इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करा दिया, जो कि भारत की प्रथम मस्जिद हुआ करती थी, जिसका निर्माण 1198 में हुआ था। 1198 में हुआ था। चलें आगे। अढ़ाई दिन झोपड़े मूलतः क्या था? मूलतः एक संस्कृत क्या हुआ करती थी? संस्कृत, अब कॉलेज दे रखा है इसीलिए पाठशाला थी, वैसे तो संस्कृत कॉलेज थी। ठीक है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो अजमेर में। कहाँ स्थित है? अजमेर में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा पहले निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो वो था एक संस्कृत पाठशाला, सरस्वती पाठशाला। क्या था? सरस्वती पाठशाला। किस चौहान वंशीय शासक को प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की? प्रताप लंकेश्वर, तो ये उपाधि थी सोमेश्वर चौहान की। किसकी थी? सोमेश्वर चौहान। अरुणराज के छोटे पुत्र सोमेश्वर चौहान को बिजोलिया शिलालेख में प्रताप लंकेश्वर की उपाधि दी गई है। किस शिलालेख में? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार प्रताप लंकेश्वर की उपाधि दी गई है। तराइन के द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, किन किन के मध्य लड़ा गया? तो इसका सही आंसर है तराइन का द्वितीय मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान का कार्यकाल पूछा जाता है 1177 से लेकर 1192 तक इनका टेन्योर था। इन्हें उपाधि की बात करें तो इन्हें राय पिथोरा कहा जाता है, राय पिथोरा, राय पिथोरा कहा गया। चौहान वंश के प्रसिद्ध राजा हुए। तराइन के दो युद्ध हुए, 1192 तराइन का प्रथम युद्ध, 1191 प्रथम, द्वितीय हुआ 1192 में। पहले में पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीते थे, लेकिन दूसरे में कौन जीत गए थे? पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, मोहम्मद गोरी जीत गया था। इस युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज तृतीय के पराजय के कारण कनौज के जयचंद की पुत्री संयोगिता के प्रेम संबंधों को माना जाता है। कहते हैं जयचंद ने सहयोग किया था मोहम्मद गोरी का। चलिए आगे बात करते हैं। मोहम्मद गोरी यानी सुल्तान मोहम्मद गोरी
ने वर्ष 1991 में किसने पराजित किया और 1992 में वह उनसे हार गए? तो पृथ्वीराज तृतीय। पहले पृथ्वीराज तृतीय ने उन्हें हराया, दूसरे युद्ध में हार गए थे। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो दोनों के मध्य वैसे देखा जाए तो कहते हैं कि 17 बार हराया था, लेकिन कहा जाता यही है कि 2 युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम द्वितीय युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1191 में। 1191 में। कौन सा किला चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था? कौन सा किला चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने बनाया था? तो था किला रायपिथौरा। किला रायपिथौरा। दिल्ली के लालकोट किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में अनंगपाल तोमर के शासनकाल में हुआ। इसे दिल्ली का पहला शहर कहा जाता है। इसी किले को अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को जीतकर इसका नाम रायपिथौरा कर दिया था। रायपिथौरा किला करवाया था, ठीक है। इसको जीर्णोद्धार करवाया गया था, वापस लालकोट किला था। लालकोट, देखो लालकोट किला दिल्ली, लालगढ़ किला, लालगढ़ महल बीकानेर। लालगढ़ महल बीकानेर अलग अलग आंसर है, ठीक है, याद रखना। अगला सुनिए, कौन सा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी विद्वान नहीं थे? तो इनमें विद्यापति गौड़, वागीश्वर जनार्दन, विश्वरूप और सारंगधर। इनका सही आंसर क्या होगा? सारंगधर नहीं था। देखो समकालीन कौन कौन थे? तो एक जयानक भट्ट, चंद्रवरदाय, जनार्दन, आसाधर, विद्यापति गौड़, विश्वरूप और पृथ्वीराज भट्ट, ये प्रमुख और दरबारी विद्वान हुआ करते थे इनके। आगे चलें, 46वां क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन था? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन था, इनमें से बताना है। तो चंद्रवरदाय। कौन थे? चंद्रवरदाय। कदम्बवास या केमास राठौड़ किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे? तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज तृतीय। इन्हीं केमास या कदम्बवास राठौड़ ने नागौर के किले का निर्माण करवाया था। ये जरूर याद रखना, याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। भंडारकों को पूर्णतः दमन निम्न में से किसने किया था? पूर्णतः दमन भंडारकों को हराने वाले तो वो थे, कौन से थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय। अगला क्वेश्चन है आपका, महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहाँ के प्रशासक किसे नियुक्त किया था? वहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो इसका है प्रजुनदेव। किसको है? प्रजुनदेव। प्रजुनदेव, पंजुनदेव या राय एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। कभी प्रजुनदेव आ जाए तब भी याद रखना। किस वर्ष में चौहान तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था? इसका सही आंसर है 1182। 1182। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चालुक्य शासक कौन हुआ करता था? चालुक्य शासक बताना है कौन हुआ करता था समकालीन। तो इसका सही आंसर है भीमदेव सेकंड। भीमदेव सेकंड। 1184 के लगभग गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड के प्रधानमंत्री जगदेव प्रतिहार व पृथ्वीराज सेना के मध्य नागौर का युद्ध हुआ, जिसके बाद दोनों के बीच संधि हुई और एवं चौहानों कि चालुक्यों से फिर लंबी शत्रुता का अंत हुआ। लंबी शत्रुता का अंत किसके समय हुआ था? कभी क्वेश्चन आ ही जाए, चौहानों और चालुक्यों के मध्य जो लंबी युद्ध चल रहा था, जो कोल्ड वॉर चल रही थी, इसका समापन किसके शासनकाल में हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय। चौहानों की रणथंबोर शाखा के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है गोविंदराज। ये गोविंदराज पृथ्वीराज तृतीय के ही पुत्र हुआ करते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से 1194 में इन्होंने किस वंश की नींव डाली? रणथंबोर के चौहानों की नींव डाली थी। ये जरूर याद रखना आपको। 53वां क्वेश्चन, रणथंबोर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिशोध किया, सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था, तो इसका वाघभट्ट एवं हमीर। वाघभट्ट और हमीर याद रखना। वीर नारायण के समय दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था और वीर नारायण ने सफलतापूर्वक विफल कर दिया, परंतु सुल्तान ने उसका दिल्ली में वध करवा दिया। इसके उत्तराधिकारी वाघभट्ट ने दिल्ली सल्तनत से अपने राज्य की रक्षा की।
अमीर ने कुल 17 युद्ध लड़े, जिसमें 16 युद्धों में विजय रहे, लेकिन 17वें युद्ध में, अंतिम युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ये जरूर याद रखना। रणथंभौर के शासक हमीर चौहान ने किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान ने जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? तो वो है 1290। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में जहीन दुर्ग पर आक्रमण किया, जिससे वह सफलता मिली। मतलब जहीन दुर्ग रणथंभौर के चौहानों की जहीन दुर्ग रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है, ऐसे याद रखना। परंतु गुरुदास सैनी, मतलब जहीन दुर्ग की रक्षा कर रहे थे गुरुदास सैनी, जिसने चौहान सेना का नेतृत्व किया था, मारे गए और तुर्क की सेना रणथंभौर की ओर आगे बढ़ी। गढ़ को लेने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बाद में कुछ हो नहीं पाया और हार गए। और अंतिम रूप से एक जलालुद्दीन खिलजी ने एक कथन कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान की एक दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये कथन किसका है? तो ये कथन तो रणथंभौर दुर्ग के संबंध में है, लेकिन है किसका? जलालुद्दीन खिलजी। और ये जलालुद्दीन खिलजी 1290 से लेकर 1296 तक शासन रहे थे, और बाद में इन्हीं का हत्या कर दी गई, इन्हीं के भतीजे या इन्हीं के जवाई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से शासन किया था 1316 तक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिए आगे आंसर क्वेश्चन ही आगे ऐसा ही क्वेश्चन। मैं ऐसे 10 किले मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, ऐसा कथन किसने दिया था? रणथंभौर के लिए जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा दिया गया कथन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। रणथंभौर के किस चौहान ने सेनापति ने जहीन दुर्ग के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? जलालुद्दीन खिलजी को हराया था, तो वो कौन थे? वो थे हमीर। कौन थे? हमीर। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, क्योंकि कारण क्या था? राणा की सेना सुदृढ़ थी, पहला। दूसरा, सुल्तान के विद्रोहियों का शरण थी। ठीक है। उसके बाद राणा ने युद्ध की पहल की, जलालुद्दीन के आदेश पर नहीं। दरअसल अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी हुआ करती थी, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी हुआ करती थी चिमना बेगम, और चिमना बेगम का संबंध था एक अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के साथ। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति के साथ में हुआ करता था। ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गई, तो वो सेनापति पहुंच गया किसके शरण में? अमीर के शरण में चला गया। अमीर के शरण में चला गया। फिर अमीर को देने को कहा, तो अमीर ने मना कर दिया। अमीर के बारे में कथन कहा जाता है कि अमीर हट तिरिया तेल चढ़े ना दूजी बार, यानी अमीर ने हट कर दिया कि मैं आए हुए शरणार्थी को वापस नहीं दे सकता। इसको लेकर दोनों के मध्य युद्ध हुआ था, तो सुल्तान का विद्रोहियों को शरण दी। इसीलिए हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? ये दीजिए आगे आंसर। किसको शरण दी थी? तो इसका मोहम्मद शाह। कौन थे? मोहम्मद शाह। अगला सुनिए, मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली थी? तो वो आंसर है हमीर के पास। आगे देखिए, रणथंभौर का युद्ध 1301 में निम्न में से किन के मध्य हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी और राणा हमीर के मध्य हुआ था। सॉरी, हमीर के मध्य हुआ, राणा नहीं है, राणा तो आमेर वाले हैं। रणथंभौर युद्ध 1301 में हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था, जरूर याद रखना। आगे चलिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार कर लिया था? रणथंभौर पर अधिकार किस वर्ष कर लिया था? तो इसका सही आंसर है 1301 में। कब? 1301 में। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर के शासक कौन हुआ करते थे? रणथंभौर के शासक कौन थे? हमीर, बार राणा हमीर। आगे चलिए, हमीर ने 2 मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन त्वरित हुआ, वो कौन कौन थे? एक तो रणमल, एक रतिपाल। देखो, र से रणमल, र से रतिपाल, र से रणथंभौर, ऐसा याद रख लेना। र से रणमल, र से रतिपाल, र से रणथंभौर, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, आगे सुनिए। 1300 में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? तो वो थे नुसरत खां। कौन थे? नुसरत खां। वैसे उलुग खां, नुसरत खां नेतृत्व संभाला था, लेकिन बाद में नुसरत खां मारे गए थे।
रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने किस युद्ध पर अधिकार कर लिया था? तो इसका सही किसके अधिकार सौंप गया था? तो वो था उलुग खान। मतलब रणथंभौर पर अधिकार करके उलुग खान को यहाँ का बना दिया गया था कि आप इस दुर्ग को संभालना। उसके बाद में जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा ने दिल्ली के सुल्तान पर आक्रमण का सामना नहीं किया? तो इसका सही आंसर है चचिकदेव। कौन थे? चचिकदेव, याद रखना। दशरथ शर्मा के अनुसार उदय सिंह के पुत्र चचिकदेव ने राज्य की सीमा को बढ़ाया। वह नासिरुद्दीन महमूद तथा बलबन का समकालीन था, जिन्होंने इनके किसी भी प्रकार से सताने का साहस नहीं था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? तो ये नाडोल। कौन सा है? नाडोल। नाडोल के चौहानों की संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वो वाकपति राज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वाकपति राज। वाकपति राज, याद रहेगा, वाकपति राज को कहा जाता है। और इसके बारे में और क्या कहा जाता है? तो वाकपति राज के पुत्र हुआ करते थे लक्ष्मण। इन्हीं लक्ष्मण ने इस चौहान वंश की स्थापना की थी, इस नाडोल के चौहानों की स्थापना की थी। और ये कब की थी? 960 ईस्वी में। ठीक है, याद रखना। शाकंभरी के चौहानों के बाद ये प्रथम चौहान राज्य था। शाकंभरी के चौहानों के बाद ये प्रथम चौहान राज्य हुआ करता था। 1205 के लगभग नाडोल के चौहान जालोर के चौहानों की शाखा में मिल गए थे। वो बाद की बातें, चलें आगे चलें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अपना नाडोल। जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन था? जालोर के चौहानों का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वो थे कीर्तिपाल अथवा कीतू। कीर्तिपाल अथवा कीतू, याद रहेगा, कीर्तिपाल अथवा कीतू। ये कौन सी शाखा कहलाती है? ये सोनगरा, चौहानों की सोनगरा शाखा है। ये सोनगरा शाखा है 68, ये जालोर के चौहानों वाले। जालोर के सोनगरा चौहानों ने किसे पराजित कर अपना अधिकार में लिया था? जालोर पर सोनगरा चौहानों ने किसे पराजित कर अपने अधिकार में ले लिया था? तो इसका है परमारों को हराकर। किसको हराकर? परमारों को हराकर। कानड़देव कहाँ के शासक थे? कानड़देव जालोर के शासक हुआ करते थे। महत्वपूर्ण घटना क्या आती है? महत्वपूर्ण घटना आती है अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। अलाउद्दीन एक के, याद रखो, एक के का आक्रमण सबसे इम्पोर्टेंट है, याद रहेगा, जालोर पर आक्रमण था। अगला सुनिए, जालोर के अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन कौन सा शासक हुआ करता था? तो वो थे कानड़देव। कौन थे? कानड़देव। कानड़देव के पुत्र थे विरमदेव। आगे चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? किस में मिलता है? तो वो है कानड़देव प्रबंध। किसमें? कानड़देव प्रबंध। पद्मनाभ द्वारा लिखित कानड़देव प्रबंध। लेखक कौन थे? पद्मनाभ। चौहान शासक कानड़देव और विरमदेव तथा अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष के बारे में लिखता है। साथ ही विरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के मध्य प्रेम प्रसंग को भी दर्शाता है। कानड़देव प्रबंध के अनुसार दिल्ली शिविर में हमले का नेतृत्व कानड़देव के मंत्री जेता देवड़ा ने किया था। कानड़देव के मुख्यमंत्री कौन थे? कानड़देव के मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? तो कानड़देव के जेता देवड़ा हुआ करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर इसका नाम खैराबाद कर दिया था? तो इसका सही आंसर है सिवाना को। ठीक है ना, याद रखना, जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है इसे, सिवाना को। 1308 में आक्रमण किया था, 1308 में, और सिवाना को अपने अधिकार में ले लिया था। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने का जालोर पर द्वितीय आक्रमण कब हुआ था? तो वो हुआ था 1311 में। द्वितीय आक्रमण था ये जो, ठीक है। और इसको जीतने के बाद में इसका नाम रख दिया था जलालाबाद। क्या याद रख लिया था? जलालाबाद नाम रख दिया था, जलालाबाद कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर को जीतकर उसका क्या नाम रख दिया गया था? जालोर को जीतकर जलालाबाद रख दिया था।
अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? किस राजपूत वंश का अंत कर दिया था? तो इसका सही आंसर है सोनगरा चौहानों का। सोनगरा चौहानों का अंत कर दिया था। जालोर के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी के अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इनमें से आपको विचार करके बताना है कौन से सत्य हैं। पहला, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कुमाल उद दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी। जालोर के दहिया सजवाल विक्रम को स्वर्ण के लालच देकर सुल्तान की सेना ने गुप्त मार्ग बताने का जालोर दुर्ग का प्रवेश किया था। दोनों ही सत्य कथन है, दोनों ही सत्य कथन। अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले विजय कौन सी थी। देखिए, इसका सही आंसर बताते हैं। पहले आता है रणथंभौर। रणथंभौर विजय हुई थी 1301 में। 1301 में रणथंभौर जीत गया। ठीक है, उसके बाद अगला विजय हुआ था चित्तौड़ में। चित्तौड़ 1303 में जीत गए थे, चित्तौड़गढ़ में 1303 में चित्तौड़ में जीता। उसके बाद 1308 में सिवाना पर विजय की, सिवाना में। और 1311 में जालोर, 1311 में जालोर पर विजय की। तो इसका सही आंसर है पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा। पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा। पहला ही आंसर सही है, पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा। ठीक है, आगे चलिए। चौहानों के कालक्रम को व्यवस्थित करना है कि चौहान कौन कौन से पहले आए थे। कालक्रम व्यवस्थित करना है इनको। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले आया विग्रहराज, बिल्कुल सही है। विग्रहराज के बाद आए पृथ्वीराज सेकंड, ओके। उसके बाद आए सोमेश्वर और लास्ट आए पृथ्वीराज तृतीय। याद रह जाएगा, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा, याद रखें आप। तो इसका सही आंसर है 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4, ये रहा, चौथा ऑप्शन सही है। चौहान राजवंश के शासकों को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। चौहान राजवंश के कालक्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, पहला कौन सा रहेगा? पहले रहेगा अजय राज, ये 1 नंबर। अजय राज के बाद आएंगे अरुणराज, 2 नंबर। अरुणराज के बाद आएंगे 4 नंबर विग्रहराज चतुर्थ, मतलब ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4 1, ये रहा, तीसरा ऑप्शन सही है हमारा। आगे सुनिए, अगला बात करते हैं। चौहान और राज्यों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। चौहान और राज्य। अब देखिए, पहले कौन सा आएगा? पहले आएगा चामुंडा राज, 1 नंबर। दुर्लभ राज, 2 नंबर। विग्रहराज तृतीय, 3 नंबर। पृथ्वीराज 4 नंबर, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 सर, एक ही ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन सही है। कोटा राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? कोटा राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वो है माधो सिंह। कौन है? माधो सिंह है, माधो सिंगाड़ा। एक कौटिल्य भील हुआ करता था, उसके नाम पर ही कोटा का नाम पड़ा है, ये जरूर याद रखना। कौटिल्य भील को मार कर ही यहाँ पर इन्होंने अधिकार किया था। कौटिल्य भील के नाम पर ही कोटा नाम पड़ा है। झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो झालावाड़ राज्य की स्थापना सन 1838 में हुई थी। ठीक है, याद रखना, 1838 में। अंग्रेजों ने मांगरोल युद्ध 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? तो वो है आपका आंसर बलवंत सिंह, बने सिंह, जालिम सिंह, शंभू सिंह। तो इसका सही आंसर है जालिम सिंह। कौन है? जालिम सिंह। अगला सुनिए, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? हुंजा नामक घोड़ा किसका हुआ करता था? हुंजा, तो हुंजा मेवाड़ के राणा प्रताप, बूंदी के उमेद सिंह, आमेर के मान सिंह, मारवाड़ के मालदेव। तो इसका सही है बूंदी के उमेद सिंह। बूंदी के उमेद सिंह के घोड़े का नाम हुंजा हुआ करता था। झाला जालिम सिंह के बारे में असत्य कथन नहीं है, मतलब असत्य कथन का चयन करना है। इनमें से असत्य कथन कौन सा होगा? पहला, कोटा राज्य के शासक था, ये वह कोटा राज्य का नहीं, सर कोटा नहीं, झालावाड़ का था। पहला ही गलत हो गया, तो सही नहीं है, पहला ही हो गया, लेकिन और पढ़ लेते हैं। वह कोटा के फौजदार, महान कूटनीतिज्ञ, राजनेता थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने पिंडारियों की मित्रतापूर्वक संबंध स्थापित किया, ये भी सही है। कोटा राज्य के शासन में पूर्णतः उसमें निहित था, बिल्कुल सही है। तो इसका
सही आंसर निहित था, तो उसका सही आंसर कौन सा है? वह कोटा राज्य का शासक था। अगला सुनिए। चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? सहसमल ने कौन सी राजधानी बनाई थी? चंद्रावती, अचलगढ़, सिरोही, शिवगंज। सहसमल और सिरोही, ऐसे याद रखना। सहसमल और सिरोही याद रहेगा। बिल्कुल। आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है? सृजन चरित्र, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय या हर्ष चरित्र? इसका क्या सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर है हर्ष चरित्र। कौन सा सही है? हर्ष चरित्र, याद रखना, हर्ष चरित्र। ठीक है, ये कुल मिलाकर आपके 89 क्वेश्चन हुए। 89 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए आज इस संबंध में। ठीक है, इससे आपके बाहर जाने वाला कुछ है नहीं, बस शर्त यही है कि आराम से इन क्वेश्चनों को पढ़ें। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया तरीके से लेवल से आएंगे, इसीलिए इन क्वेश्चनों को पढ़ें। ये आपके पेपर में बहुत सहायता करेंगे आपकी। बाकी मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में। अगला हम मेवाड़ राजवंश, जो मेवाड़ के राजा है, मेवाड़ में सिसोदिया या गहलोत वंश थे, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम एक ही क्लास में कंप्लीट कर देंगे। आज हमने चौहानों को कंप्लीट किया, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। वैसे देखा जाए तो आपके इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाते, ये याद रखना, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं इन्हीं से रिलेटेड जो पुराने पेपर में आए हुए हैं। ये वही क्वेश्चन है जो पुराने आए हुए हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ऐसे ही अपना प्यार और स्नेह हमारे बीच बनाए रखें। मैं आपका दोस्त जितेंद्र निरंतर ऐसी कक्षाएँ लाता रहूँगा। बाकी मिलते हैं आपके साथ अगली क्लास में फिर से। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। ऑल द बेस्ट आप सभी को एग्ज़ाम्स के लिए।